हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। सर्वप्रथम आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके कमिंग एग्जाम के लिए। अब आपके पास समय बहुत कम बचा। 17 फरवरी को आपका एग्जाम स्टार्ट है और पहला ही दिन आपका हिंदी है। तो अब 10-11 दिन में आपको सारे कोर्स आपको कंप्लीट करने हैं। सारी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसको एक परफेक्ट रूप देना है कि किस तरह से हमें जो इम्पोर्टेंट की नोट्स हैं उसको जानना है। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दूं कि अभी जो आपके एग्जाम हैं तो पीछे से आपको सेट करना है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको कि जैसे आपका पहला एग्जाम 17 को है, हिंदी हिंदी है, तो आप क्या करेंगे कि इधर जो लास्ट एग्जाम है यानी कि आपका जो 10 दिन समय बचा तो उसको आप 1.5 दिन, ठीक है, 1.5 दिन आप बांट दीजिए। 6 सब्जेक्ट मुख्य हैं आपके। अगर आपने ऑप्शन रखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है तो 7 हुए ना। तो 10 दिन आपके हैं बाकी। तो आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ी सी कमजोरी लगती है या घबराहट हो रही है कि ये मेरा नहीं हो पाया, उसके लिए आप 2 दिन समय दे दीजिए। ठीक है, पीछे से आपको शुरू देना, यानी लास्ट दिन जो एग्जाम है उसको आप शुरुआत में पढ़ना है, उसके बाद उसका सेकंड लास्ट, उसके बाद उसका सेकंड, उसके बाद उसके आगे, उसके बाद उसके आगे, और लास्ट में 17 तारीख को जो आपका हिंदी एग्जाम है तो आपको 2 दिन समय रखने हैं। 15-16 आपको हिंदी पढ़ना है क्योंकि पहला दिन है, घबराहट होती है। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसा ना हो जाए कि आप हड़बड़ा जाए। आपको 7 सब्जेक्ट में एकदम कंप्लीट तैयारी करनी है और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम देना है, क्योंकि बेटा आपको पता है ये जो 10वीं बोर्ड है आपके लाइफ का एक महत्वपूर्ण स्टेज है। इसके बाद ही आपको सारे रास्ते खुल जाएंगे कि आपको क्या करना है। जैसे आपको नंबर आएंगे, जैसे मार्क्स आएंगे, उसी के अनुसार आपकी पढ़ाई की जो रूपरेखा है वह तैयार होगी। तो आपको फुल कॉन्फिडेंट के साथ 7 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। नहीं, मैं पहले भी बताती हूँ कि साइंस, मैथ, सोशल, हिंदी, संस्कृत और जो भी आपका ऑप्शनल पेपर है सब जरूरी है। नहीं तो उससे मान लीजिए किसी कारणवश किसी सब्जेक्ट में आपका कम आता है तो आप सारे सब्जेक्ट में और बाकी अच्छा करते हैं तो आपका लेवल में आ जाता है। आपका डिस्टिंक्शन मार्क्स, फर्स्ट क्लास का मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी। चलिए, मैं ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए आपको हिंट कर दूं कि आपका जो अब एग्ज़ाम बचा है आपको कैसे तैयारी करनी है। तो पहले आपको वैसे सेटअप से आपको पढ़ना है। अब हिंदी के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट्स, और कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का मैं जिक्र करूंगी जो कि आपको एग्जाम व्यू से परफेक्टली तैयार करना है। ठीक है, आज तक आपने जो पढ़ा वो तो ठीक ही है, आपने तैयारी की और आशा करती हूँ कि आपने अच्छे से तैयारी की होगी। अब एग्जाम को लेकर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको फिर से रिवीजन करना है सीरियसली वे में, ताकि आप एग्जाम में जो दे सके एकदम कॉन्फिडेंट होके दे सके। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 10th हिंदी न्यू सिलेबस फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 जो कि आपका 17 फरवरी को है, उसमें हम जाने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। चलिए, अब देखिए आपका एग्ज़ाम का जो हिंदी का जो क्लास 10th का पैटर्न है वो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ और उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। सब कुछ आपको पता है, मैं सिर्फ हिंट करने के लिए लेके आई हूँ। आपका हिंदी क्लास 10th 2 पार्ट में बटा हुआ है, पाठ्य पुस्तक और व्याकरण। ठीक है, उसमें आपका पाठ्य पुस्तक में 2 पुस्तकें आपको चलती है आपके 10th बोर्ड में, एक गोधूली, एक वर्णिका। तो गोधूली आपका 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, गद्य खंड और पद्य खंड, जिसको काव्य खंड कहते हैं। और गद्य खंड में 12 चैप्टर्स हैं और काव्य खंड पद्य खंड में भी 12 चैप्टर्स हैं और वर्णिका में 5 चैप्टर्स हैं। और सेकेंड पार्ट आपका व्याकरण। ठीक है, तो आपको कैसे तैयारी करनी है, अब जो लास्ट समय आपको बचा, आपको क्या की पॉइंट्स देखने हैं उसको समझिए। देखिए, हिंदी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वह आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 रूप में बटा हुआ है।
जिसमें से ऑब्जेक्टिव, जिसको एमसीक्यू क्वेश्चन कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको जवाब देना होता है। इसमें से 100 प्रश्न आएंगे जिसमें आपको 50 का जवाब देना है। तो 100 में 50 का जवाब देना बहुत आसान है। तैयारी आपकी मजबूत रहेगी तो आपके अच्छे से 50 क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स ये 50 नंबर का होता है। और उसमें एक बात ध्यान रखिए कि इसमें बुक से यानी पाठ्य पुस्तक से 45 नंबर लगभग प्रश्न आएंगे और ग्रामर पोर्शन से 55। तो आपको दोनों पे फोकस करना है। ग्रामर पोर्शन आपका एकदम मजबूत होना चाहिए। सब्जेक्टिव का जो प्रारूप है वह आप देख लीजिए कि पहला आपका आएगा गद्यांश, ठीक है, जो आपका 2 गद्यांश आएगा, ठीक है, खंड ए और खंड बी करके, ठीक है, और ब करके। उसमें से आपको 2-2 ऑप्शन रहेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका आएगा निबंध, जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। गद्यांश आपका 20 मार्क्स होगा, खंड 1 का 10 और खंड बी का 10, ठीक है। उसके बाद पत्र लेखन आपको आएगा, आवेदन आएगा और उसी में आपका संवाद लेखन आएगा। तो तीनों में से कोई एक लिखना है, वह 5 नंबर का आपका होगा। चौथा आएगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि आपका 10 नंबर का होगा। 5 प्रश्न करने हैं आपको, इसमें से 2-2 नंबर का प्रश्न होगा, वो 10 नंबर का टोटल। और लास्ट आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, जो कि आपका 5 नंबर का आएगा। 2 में से कोई एक बनाना है, ठीक है। तो टोटल 50, यानी ऑब्जेक्टिव 50 और सब्जेक्टिव 50, इस रूप में आपका प्रश्न बटा होगा। और देखिए, गद्यांश में जो आपको बनाना है 4 में से 2 बनाना है, मैंने अभी क्लियर भी किया। इसमें कभी कभी एक गद्य से हो सकता है और दूसरा पद्य से हो सकता है, यानी काव्य से हो सकता है, या दोनों गद्य से भी हो सकते हैं। इसमें आपका कहीं से भी गद्यांश, गद्यांश मतलब गद्य का अंश, ठीक है, तो उसमें आपका कभी कभी पद्य से भी दिया जाता है। तो आप ये नहीं सोचिएगा गद्यांश मतलब सिर्फ गद्य का अंश, कभी कभी इसमें पद्य के भी पोर्शन आते हैं, या किसी भी टॉपिक से 10-15 लाइन आपको अंश दिया रहेगा और उसी से आपको प्रश्न आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं इसमें। इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जो पूछा जाए उसी का आपको आंसर करना है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि आप जो गद्यांश की पंक्ति है उसको उठाकर नहीं रखना है, जो पूछा जाए उसको उसी भाषा में, गद्य की ही भाषा में, अंश की ही भाषा में आपको सटीक आंसर करना है। दूसरा कोई लाइन उसमें नहीं जोड़ना है। और इसमें हमेशा जो पूछी जाती है हेडिंग पूछी जाती है, यानी शीर्षक पूछा जाता है। जो भी आपका अंश रहेगा, जिस विषय वस्तु से संबंधित रहेगा, उसका आपको शीर्षक पूछा जाएगा। तो शीर्षक आपका 1 शब्द या 2 शब्द का होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो निबंध है आपका 5 में से कोई एक लिखना है, कभी कभी 6 भी दिए रहते हैं, उसमें कोई एक निबंध आपको लिखना है। इसमें हर निबंध में, 5 निबंध में आपके अलग अलग पॉइंट्स दिए रहेंगे, तो एक निबंध चुनकर उसका पॉइंट आपको ड्रिल करना है। तीसरा पत्र लेखन या आवेदन या संवाद, तीनों में से कोई एक लिखना है। कभी कभी आपका क्या होता है, या तो आवेदन आएगा, या तो पत्र लेखन आएगा, या संवाद आएगा, तो उसमें से आपको एक लिखना है। और लघु उत्तरीय में से 10 में से 5 आपको लिखना है, और दीर्घ उत्तरीय में 2 या 3 कभी कभी रहता है, उसमें से आपको एक लिखना है। या पीछे मैंने आपको बता दिया था कि उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इसका ध्यान रखना है आपको। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपने अगर पूरा पढ़ा है तब तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अब जो आपके पास समय है, जो आप रिवीजन का समय है, उसमें से ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ, इसका कंप्लीट आपको तैयार कर लेना है, तो आपका कहीं से भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें गोधूली, गद्यखंड और काव्यखंड, जिसमें 12-12 चैप्टर्स हैं आपके। इसमें गद्य खंड में 6 चैप्टर्स जो आपके हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध, जो भीमराव अंबेडकर जी का है। विष के दांत, जो कहानी है ललित विलोचन शर्मा जी की। तीसरा नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि ललित निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।
बहादुर जो कि कहानी है अमरकांत जी का। जित जित मैं निरखत हूँ साक्षात्कार है पंडित बिरजू महाराज जी का। और छठा मछली जो कि एक कहानी है विनोद कुमार शुक्ल जी का। तो यहाँ पर जो मैं ये लेके आई हूँ, सर्वप्रथम जो आपके 12 चैप्टर से हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, याद दिला दूँ। यहाँ पर देखिए जो गद्य खंड का 12 चैप्टर है, तो कम से कम आपको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम आपको ज़रूर मुंह पे याद होना चाहिए। ठीक है, 12 का ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए आपका सहायक हो जाएगा। उसी तरह काव्य खंड में भी देखिए आपके 12 चैप्टर से हैं, तो आपको काव्य का नाम और उसके कवि का नाम या कवित्री का नाम आपको याद रखना है। और जो ये इम्पोर्टेंस चैप्टर्स मैं बता रही हूँ, इसमें से और ये कौन सी विधा है, देखिए जो लिखा हुआ है आपके गद्य खंड में, ये कौन सी विधा है, कोई निबंध है, कोई कहानी है, कोई भाषण है, कोई ललित निबंध है, ये भी आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ये इस प्रकार का प्रारूप हमेशा देखा जा रहा है 2 से 3 साल के दरमियान। अब जो ये इम्पोर्टेंस चैप्टर्स मैंने आपको बताए गद्य खंड से, जो मैंने अभी नाम पढ़ा, उसमें से आपको जो भी लेखक हैं इस 6 चैप्टर्स के, उनका जन्म, उनका निधन और वो उनके स्थान, जन्म स्थान और किस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है। और उनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं जो मुख्य रूप से है, मैंने आपको बताया भी है, तो उसको आपको याद कर लेना है, एकदम से छोड़ना नहीं है। उसी प्रकार आपके काव्य खंड के जो हैं प्रमुख चैप्टर, जिसमें गुरु नानक, रसखान और घनानंद जी के जो पद हैं, शुरू के 3 चैप्टर, उसमें से किसी एक का पूरी व्याख्या, सब में 2-2 क्या कहते हैं पद हैं, आपको किसी एक की पूरी व्याख्या याद रखनी है। और तीनों गुरु नानक, रसखान, घनानंद जी का परिचय में जन्म, मरण और उनकी जो कौन कौन सी रचनाएं हैं ये आपको याद कर लेनी है। दूसरा जनतंत्र का जन्म जो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तीसरा हमारी नींद वीरेंद्र डंगवाल जी की। अक्षर ज्ञान अनामिका जी की। मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के जी की। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, इनका जन्म, मरण, किस चीज़ के लिए विशेषज्ञ हैं और इनकी रचनाएं एकदम से आपको रट के याद कर लेनी है। अब कुछ व्याकरण के पोर्शन है, ये आपका कंप्लीट व्याकरण का सिलेबस है और जो मैंने ये मार्क किया है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं एक चीज़ आपको हिंट कर दूं और इसका मैं वीडियो भी लेकर आऊँगी इम्पॉर्टेंट्स की के रूप में, जो कि आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें से किस तरह के प्रश्न आएंगे उसको लेकर मैं आऊँगी कि वर्ण से क्या पूछा जाएगा, उच्चारण स्थान से क्या पूछा जाएगा, शब्द। और ये जो मैंने मार्क किए हैं बेटा, इसको आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं भूलना है। अब शब्द में देखिए वर्गीकरण, उसका नाम, शब्द को कितने तरीके से वर्गीकरण किया गया है और उसकी वर्गीकरण में उसका क्या क्या नाम है। नहीं, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद, रचना के अनुसार शब्द के कितने भेद, बनावट के अनुसार उसके कितने भेद, प्रयोग के अनुसार उसके कितने भेद, यह नाम आपको याद होना चाहिए। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, विशेषण, विशेषण के भेद, यानी जो मैंने मार्क किया है उसमें से कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। और व्यवहारिक व्याकरण में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द और मुहावरे जो कि ईजी आते हैं, जनरली आपको वह पता होता है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो ये आपके, और जो वर्णिका का चैप्टर है आपका, जो 5 पार्ट है, वो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 5 कहानी याद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 10 से 15 नंबर के प्रश्न आपके वर्णिका से आएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव मिला के हो चाहे सब्जेक्टिव मिला के हो। तो आप 5 कहानी पढ़ लेते हैं और उसके राइटर का नाम, 5 कहानी। और ये कहानी है, आसान है, कहानी याद होती है, थोड़ा सा आपका समय लगेगा और पहले से आपने पढ़ा भी होगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूँगी 5 कहानी आप पढ़ लीजिए, उसमें से पात्र का नाम और किसने कौन सा संवाद कहा ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, ये 5 कहानी आपको पढ़ लेनी है ध्यान से। जिस दिन आपका हिंदी का एग्ज़ाम होगा तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा, तो उसमें से आपका 15 मार्क्स कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंस चैप्टर्स थे। और अब अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगी जो इम्पोर्टेंस चैप्टर हैं
उसकी व्याख्या, उसके प्रश्न उत्तर और कुछ बातें जो कि आपके लिए ज़रूरी होगी। और व्याकरण पोर्शन में ये जो चैप्टर्स हैं उनके किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे यह मैं लेकर आऊँगी, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। जनरली व्याकरण में आपके ऑब्जेक्टिव्स ही आएंगे, तो मैं MCQ क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो चलिए, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ तैयारी करिए बाकी सारे सब्जेक्ट की। आज तक के लिए इतना ही। बाय।